हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल राजुल बायोलॉजी। आज हम जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड द एलिमिनेशन वाला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इसको ना हम जो विपिन सर के नोट्स है ना उससे कंप्लीट करेंगे। इसमें पूरा जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ जितना भी एनसीईआरटी में इम्पॉर्टेंट है ना वो पूरा इस नोट्स के थ्रू रिवाइज हो सकता है। ठीक है, अगर आपको और ऐसे वीडियोज़ चाहिए रिविज़न के लिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं ऐसे वीडियोज़ बना दूंगी। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो सो एनिमल्स एक्यूमुलेट देखो जो एनिमल्स होते हैं ना नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट कर लेते हैं, CO2 एक्यूमुलेट कर लेते हैं, हाई वाटर एक्यूमुलेट कर लेते हैं, आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन, सल्फेट, फॉस्फेट आयन, ये सारे एक्यूमुलेट कर लेते हैं। कैसे एक्यूमुलेट कर लेते हैं? तो या तो उनका वो एक्सेसिव इंजेक्शन कर लेंगे या फिर मेटाबॉलिज्म तो चल ही रही है बॉडी में, तो ये सारे जो हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, जो वेस्ट है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। तो हमको इसको हटाने की ज़रूरत है, या तो हम पार्शियली हटाएंगे या फिर इनको पूरा हटाएंगे। तो जो हमारा मेजर फोकस है वो नाइट्रोजनस वेस्ट पे होता है। तो 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। कौन कौन से? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। जिसमें से जो अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और जो लीस्ट टॉक्सिक है ना वो यूरिक एसिड होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो किससे मिलकर बना हुआ है? किडनीज से। ठीक है, 2 किडनीज होती हैं, रेडिश ब्राउन बीन शेपेड होती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है? बिटवीन T12 टू L3 वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट है। क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जिसका एवरेज वेट होता है 120 टू 170 ग्राम। लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, विड्थ होती है 5 टू 7 सेंटीमीटर और थिकनेस होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ओके, देखो हर एक किडनी में अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। पूरा जो कंप्लीट ट्यूबुलर नेफ्रॉन, अभी हम डायग्राम भी देखेंगे, इसमें कितना 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है हर एक किडनी में। उसके 2 पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन्स के, एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक, एक मायोफिजन बॉडी और जो रीनल कार्पसल से हम ग्लोमेरुलस प्लस वोमेंस कैप्सूल को मिला के हम मालफिजियन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अभी हम ये डायग्राम से समझेंगे। ये देखो, तो अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये जो है ये हमारा हार्ट है। ओके, सबको पता है कि पूरी बॉडी तक ब्लड कहाँ से जाएगा? एओर्टा लेके आएगा। तो एओर्टा जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है यहाँ से रीनल आर्टरी के थ्रू। जो ब्लड है वो किडनी तक पहुँच जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वापस रीनल वेन के थ्रू वीना केवास में होते हुए डायरेक्ट वापस जो है वो हार्ट में पहुँच जाता है। ठीक है, ये किडनी का ये सर्कुलेशन है। ओके, नाउ ये हमको पता है किडनीज है। ठीक, ये यूरेटर्स है, ये दोनों यूरेटर्स हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। ओके, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि उनमें कौन कौन से टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो जितने भी जो वाटर में रहते हैं, जो भी एक्वाटिक होते हैं, वो उनमें मेनली अमोनिया ही नाइट्रोजन वेस्ट होता है, क्योंकि अमोनिया को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो मैनी बॉनी फिशेस, एक्वाटिक इंसेक्ट, एक्वाटिक एम्फीबियंस, इनमें कौन कौन सा नाइट्रोजन वेस्ट होता है? इसमें अमोनिया। अमोनिया कैसा है? रेडिली सॉल्युबल है, एक्सक्रीटेड बाय जनरली बॉडी सरफेस और गिल्स। जनरली बॉडी सरफेस और गिल्स से एक्सक्रीट हो जाता है। मेनली वही फिशेस में गिल्स होते हैं ना। कैसे होता है? उसका अमोनिया माइंस के फॉर्म में डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इनमें जो बोनी फिशेस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स, एक्वाटिक एम्फीबियंस है, इनमें किडनी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। ठीक, बहुत सारे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और मैरीन फिशेस है, देखो मैरीन फिशेस ये भी तो एक्वाटिक है, बट ना इनका पानी सॉल्टी है, तो इसलिए इनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया होता है। क्योंकि पानी बचाना है ना, यूरिया को निकालने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं बचती है, इसलिए यूरिया है। और जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स, उनमें यूरिक एसिड होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, इतनी बात हमको समझ में आई। अब हम यहाँ पे किडनी का स्ट्रक्चर समझेंगे। ठीक, देखो ये है हमारा यूरेटर। हमको यहाँ पे फिर से पेन चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये हमारा यूरेटर है। ठीक है, जिससे यूरिन आ रहा है। ये हमारे पास रीनल वेन है, ये रीनल आर्टरी है। देखो रीनल आर्टरी ब्लड लेके जा रही है, रीनल वेन जो है वो ब्लड लेके बाहर आ रही है, और ये हमारी यहाँ पे नर्व्स है। तो जहाँ पे भी ये नर्व, आर्टरी, वेन, ये क्यूरेटर, यहाँ की इनकी एंट्री हो रही है ना जिस जगह पे, उससे हम बोलते हैं हाइलम, जो कि नॉच लाइक होती है। हाइलम जो कि नॉच लाइक होती है। जैसे ही हम हाइलम के अंदर जाएंगे हमको पेल्विस मिलेगी। ठीक है, हमको जो है ये रीनल पेल्विस मिलती है। रीनल पेल्विस के हम आगे जाएंगे तो हमको मेजर कैलिक्स मिलेगा। फिर जो मेजर कैलिक्स है ये डिवाइड करके माइनर कैलिक्स बनाता है। ठीक है, ये फाइनली कहाँ ओपन होंगे? ये है मेडुलरी पिरामिड। ठीक,
तो ये हमने देख लिया। अब हमको पता है कि बाहर वाला पार्ट हमेशा कॉर्टेक्स होता है, तो ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, जो कि आउटर पार्ट है किडनी का। और जो बीच वाला पार्ट होता है जहाँ पे पिरामिड्स है उनको हम मेडुला बोलेंगे, ठीक है। ये इनर पार्ट ऑफ किडनी होता है। जो दो पिरामिड्स, जो मेडुला के बीच में, जो दो पिरामिड्स के बीच में जो जगह है ना, उनको हम रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टिनाई भी बोलते हैं। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो कौन सी ग्लैंड होती है? वो होती है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। ये एक किडनी का स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ पे, ये हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया था, नहीं कर लिया था। अब हमने पहले देखा था कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि किन किन में क्या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्स, रोटिफर्स, कुछ एनालिट्स, ठीक है, सेफेलोकॉर्डेट जैसे एम्फियोक्सिस, इनके पास जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल और सोलेनोसाइट, ठीक। अर्थवर्म्स और दूसरे एनालिट्स में नेफ्रीडिया होता है। कॉकरोच के पास मल्फिजन ट्यूब्यूल होता है। क्रस्टेशियन या प्रॉन्स के पास एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। अब हम देखेंगे पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे पास रीनल आर्टरी आई, ठीक है। ये जो है दो में डिवाइड होगी, एक तो ये एफरेंट आर्टेरियल होगा, एक मीन्स डिवाइड नहीं करेगी, ये वही है, एक ही आर्टरी जो आ रही है, जो ब्लड लेके आएगी जब हम उसको एफरेंट एट्रियोल बोलेंगे, और जब ब्लड लेके वापस जा रही है तो उसको हम इफरेंट आर्टेरियोल बोल रहे हैं। देखो ए से एफरेंट, ए मीन्स आ मीन्स आना, तो जो आ रही है उसको हम एफरेंट बोलेंगे, और एफरेंट में जो ई है मीन्स एग्जिट, ठीक है। तो एग्जिट मीन्स बाहर जाना, तो जो बाहर ब्लड लेके जा रही है वो एफरेंट होगी, और बाहर जाने वाली देखो थिन दिख रही है और अंदर आने वाली थिक है, ये याद रखना, ठीक है। ये ब्लड यहाँ पे आया तो ये टफ्ट बन गया ना, एक गुच्छा सा बन गया कैपिलरीज का। इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। फिर बाद में जब आएंगे, ये हमको डबल वॉल्ड लेयर दिख रहा है, कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना हमारे पास, ये डबल वॉल्ड लेयर, ये होता है वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल को मिला के हम रीनल कार्पसल या फिर माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, लेट्स चेंज कलर। देन फिर जैसे ही वुमेन्स कैप्सूल आगे बढ़ेगा, ये हमारे पास पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये हमारे पास हेनलेज लूप है, डेट इज लूप ऑफ हेनले। देन हमारे पास डीसीटी, ये डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है। देन हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये जो ब्रांचेस दिख रहे हैं इसमें क्या है, दूसरे नेफ्रॉन से यहाँ पे उनकी डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है जो यहाँ पे आके जुड़ रही है, ठीक है। फिर जुड़ के सब मिलके कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं, जिसमें मीन्स यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो हैं यहाँ पे ओपन हो रही हैं। अब लूप ऑफ हेनले में भी जब नीचे आ रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं डिसेंडिंग लूप, जब ऊपर जा रहा है लूप तो वो होता है असेंडिंग लूप। इतना समझ में आया, ठीक है। अब ये जो इफरेंट आर्टेरियोल था, इसकी ब्रांचेस होंगी, और एक ब्रांच जो है वो पैरेलली रन करती है लूप ऑफ हेनले से, ठीक है। हम इसको पेरिट्यूबुलर वेसल्स भी बोल रहे हैं। ये जो ब्रांचेस है ना, इनको पेरिट्यूबुलर ब्रांचेस बोलेंगे, और जो एक इसके पैरेलली रन करेगी वो बासा रेक्टा कहलाएगी। अभी हम आगे देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन 2 टाइप के होते हैं, डेट इज कॉर्टिकल एंड जक्स्ट्रामेडुलरी। देखो मेजॉरिटी जो है 80% जो है मेजॉरिटी कॉर्टिकल होते हैं, जिनकी लूप ऑफ हेनले छोटी होती है। उनमें जो वासा रेक्टा है वो एब्सेंट होती है, अगर होगी भी तो हाईली रिड्यूस्ड होगी, ठीक है। और जक्स्ट्रामेडुलरी है तो बहुत कम नंबर में, बट इनकी लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और इनमें जो वासा रेक्टा भी इनकी वेल डेवलप्ड होगी, ठीक। अब देखो हम डायग्राम से समझेंगे यहाँ पे। ओके, देखो जो बाहर वाला पार्ट है हमको पता है वो होता है, लेट्स चेंज कलर, ओके, वो होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो अंदर वाला पार्ट होता है वो होता है मेडुला। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है हमको कॉर्टिकल नेफ्रॉन दिख रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी लूप ऑफ हेनले छोटी है मीन्स बहुत ज़्यादा अंदर तक मेडुला में नहीं है, ठीक है। इसमें वासा रेक्टा भी देखो या तो बहुत छोटी होगी या तो नहीं है। ये हमको दिख रहा है यहाँ पे जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन, जिसमें देखो लूप ऑफ हेनले देखो कितनी बड़ी है ना, कितनी ज़्यादा बड़ी है। और इसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी प्रेजेंट, जो पेरिट्यूबुलर वेसल्स है ना वो भी प्रेजेंट है, ठीक। इसमें भी है नेटवर्क लेकिन बहुत कम है। तो अब हम आगे आ जाएंगे कहाँ पे, यूरिन फॉर्मेशन में, ठीक। तो यूरिन फॉर्मेशन जो है वो 3 स्टेप्स में होता है। कौन कौन सी स्टेप्स? पहली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, ठीक। अब 1.1 से 1.2 लीटर ब्लड जो है किडनीज फिल्टर करती हैं, ठीक है, पर मिनट। कितना पर मिनट कितना फिल्टर करती है? 1.1 से 1.2 लीटर
1.2 लीटर, जो कार्डियक आउटपुट है वो हमारा सिर्फ 20% है। तो अब मुझे बताओ इसके हिसाब से कितना कार्डियक आउटपुट होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। फिल्ट्रेशन थ्रू 3 लेयर्स, देखो जो 3 लेयर से फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है, एक तो एंडोथीलियम होगी उसकी कैपिलरी की, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और एपिथीलियम होगी वुमेन्स कैप्सूल की, जिसमें स्लिट पोर्स होंगे, तभी तो जो फिल्ट्रेट है या फिर जो भी हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है वो आगे कैसे जा पाएगा, क्योंकि स्लिट पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो ये हमारा फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन 3 लेयर से होगा। अब रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा हमारे पास कि, एक मिनट हम थोड़ा सा पेन कर ले, नहीं तो फिर सब एक जैसा लगेगा, ठीक है। देखो 99% फिल्ट्रेट जो है वो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है, ठीक है, जिसमें जो पोटेशियम अमीनो एसिड सोडियम आयन ग्लूकोज है वो एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होता है, जो नाइट्रोजन वेस्ट वाटर और क्लोराइड आयन है वो पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब सिक्रीशन में क्या हो रहा है, सिक्रीशन क्यों होता है किसी चीज़ का, हमको एसिड बेस बैलेंस करना है और ऑस्मो रेगुलेशन करना है। ये किसके हेल्प से होगा, ये होगा पोटेशियम आयन, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करेंगे, हम जब सिक्रीट करेंगे तब, ठीक है। नाउ हम चलो आगे देखेंगे, हम देखेंगे अब फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स। चलो ओके, फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स, ठीक है। तो जिसमें से पहले अब भी हमने क्या देखा, 1.1 से 1.2 लीटर जो है वो ब्लड फिल्टर कर रही हैं किडनीज, पर मिनट कितना ब्लड फिल्टर कर रही है, 1.1 से 1.2 लीटर, ठीक है। तो ये देखो ये ब्लड आया, ये यहाँ से ये जा भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लिट पोर्स है ना, तो यहाँ से जो है ब्लड इसमें एंटर करेगा, ये पेन तो दिख भी नहीं रहा है, ओके चलो यही कर लेते हैं ना। तो ये ब्लड यहाँ से आएगा, यहाँ पे स्लिट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो कितना फिल्ट्रेट बन रहा है हमारे पास पर मिनट, 125 ml फिल्ट्रेट बन रहा है। जिसमें से पीसीटी में क्या होता है ना हमारे पास कि जो 100% न्यूट्रिएंट्स वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, 70 से 80% वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयन, ये सब 70 से 80% वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और हमको सिक्रीशन में हमको एसिड बेस बैलेंस बनाने के लिए क्या करना था, हमको पोटेशियम आयन, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन कराना था, ठीक है। तो इनका जो सिक्रीशन है वो पीसीटी से भी होगा और डीसीटी से भी होगा, बाकी जितनी भी हमारी काम की चीज़ है वो हम वापस से रीएब्जॉर्ब करेंगे। अब जैसे ये नीचे आया, ठीक है, फिल्टर होते होते ये नीचे आ रहा है, वापस जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जब आएगा फिल्ट्रेट, तो उसमें से हम वाटर जो है वो निकाल लेंगे, मीन्स वाटर बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये जो है सिर्फ परमिएबल है वाटर के लिए, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो ओनली परमिएबल है वाटर के लिए। अब जैसे पानी बाहर निकल गया, अब मीन्स ये कंसनट्रेटेड हो गया ना, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गया। अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो भाई ज़्यादा से कम की चीज़ जो है ज़्यादा से कम की ओर जाती है, डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे सॉल्ट का कंसनट्रेशन ज़्यादा है ना, अब क्योंकि पानी तो बाहर निकल गया, तो यहाँ से जो है NaCl बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो सॉल्ट्स के लिए परमिएबल है, ठीक है। अब धीरे धीरे फिल्टर होते होते यहाँ पे DCT में आया, तो DCT से भी हमने वाटर, सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन को वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया है। अब ये जो है वापस कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, हमको बिल्कुल एंड तक नहीं छोड़ना है क्योंकि हमको पानी को बचाना ही है, तो हम यहाँ पे भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा लेंगे और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन कर देंगे। एक मेन बात है कि यूरिया जो है ना कलेक्टिंग डक्ट से निकल के वापस जो है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आता है। क्यों आ रहा है अभी हम देखेंगे, जो हम ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो देखो जब तक कॉर्टेक्स में थी चीज़ें, जब तक कॉन्सेंट्रेशन कम था, क्योंकि जैसे ही वो मेड्यूला में आई, जैसे ही लूप ऑफ हेनले पे पहुंची, पानी निकल गया था, तो मीन्स जो कंसेंट्रेशन था वो बढ़ गया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे काउंटर करेंट मैकेनिज्म क्या कह रही है। ड्यू टू ऑपोजिट फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, देखो हमने देखा ये हमारी लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, ऐसे आ रहा है ये फिल्ट्रेट और ऐसे जा रहा है। तो तुम देखो ये दोनों जो अब आप आजू बाजू में है, यहाँ एक तरफ नीचे आ रहा है और एक तरफ ऊपर जा रहा है, तो ये ऑपोजिट फ्लो हुआ। सेम ऐसे ही वासा रेक्टा की कंडीशन है, इसमें से भी फ्लो कैसा हो रहा है, देखो ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसा फ्लो हो रहा है। तो ये भी आपस में ये अपोजिट है। अब देखो आपस में तो अपोजिट है और एक दूसरे से भी अपोजिट है, मींस ये जो वासा रेक्टा को अगर हम दूसरे कलर से देखें, मान लो ये जो ऐसे है, तो
यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में चल रही है, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में चल रही है। मीन्स लूप ऑफ हेनले में देखो ये आपस में भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और वासा रेक्टा के साथ भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म इसी ऑपोजिट फ्लो के कारण बना था। एक तो लूप ऑफ हेनले में अपोजिट फ्लो हो रहा है, वासा रेक्टा में जो ब्लड है उसका ब्लड फ्लो है उसका भी अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स से इना मेडुला तक आते आते 4 गुना कंसनट्रेटेड हो जाता है। मीन्स 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक हो जाएगा। तो यहाँ जो ग्रेडियंट बन रहा है उस ग्रेडियंट को कौन मेंटेन कर रहा है? NaCl और यूरिया, हमने अभी देखा था। ठीक है, देखो नॉर्मली अब हम देखेंगे। ओके, ठीक है, चलो देखो ये एफरेंट एट्रियोल से ब्लड आया था। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस में आया, वुमेन्स कैप्सूल में आया, PCT में आया, ये लूप ऑफ हेनले में आया, DCT में गया, ये कलेक्टिंग डक्ट से ऐसे ऐसे आया। तो हमको यहाँ पे क्या करते थे, हमको वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराते थे और जो हमारा सॉल्ट था उसका भी हम रीएब्जॉर्प्शन करा लेते थे। ठीक है, और जो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकलता था वो वापस जो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जाता था। तो यहाँ पे सॉल्ट भी है, ठीक है, और यूरिया भी है। ये दोनों जो यहाँ से आए ना वही ग्रेडियंट को मेंटेन करेंगे। देखो ये है कॉर्टेक्स, आउटर मेडुला और इनर मेड्यूला। वासा रेक्टा में क्या हो रहा है पता है? देखो जब ब्लड फ्लो नीचे हो रहा है, देखो पानी का मूवमेंट तो हो रहा है, पानी बाहर निकला। अब जैसे जैसे यहाँ से ये जो ब्लड ऊपर जाते जा रहा है उसका पानी तो बाहर निकल गया, मीन्स वो कंसनट्रेट हो गया है। सेम थ्योरी चल रही है जैसे लूप ऑफ हेनले की थी वैसे ही इसमें थी, बस इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब सॉल्ट का कंसनट्रेशन हुआ ज़्यादा तो NaCl बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये जो NaCl है यहाँ और ये जो यूरिया है, ठीक है, जो इनका जो आदान प्रदान हो रहा है ना आपस में, तो यही जो है इस काउंटर करंट को मेनटेन कर रहा है। अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, यूजुअली रेगुलेटेड होती है हार्मोनल फीडबैक से, ठीक है, हार्मोन्स की हेल्प से होती है। हार्मोन्स कहाँ से निकलेंगे? हाइपोथैलेमस, और जो ANF होता है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, और रास क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन पाथवे या सिस्टम। ठीक, देखो अब हमको ये जो है यहाँ पे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है दिख रही है आपको? ये प्रेजेंट है एफरेंट एट्रियोल पे के पास और यहाँ पे DCT में। ठीक है, ये जो JG सेल्स हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। कब ये एक्टिवेट होंगी? ये जैसे ही हमारा GFR कमा, GFR कमेगा तो देखो ब्लड प्रेशर कमता है और ब्लड फ्लो कम होगा। देखो कम ब्लड आया, कम फिल्ट्रेट बना, ठीक है, ग्लोमेरुलस ने कम फिल्टर करा तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर हमारा कम होगा क्योंकि ब्लड फ्लो कम है। तो जैसे ही ब्लड फ्लो कम हुआ हमारा रेनिन रिलीज होता है। रेनिन कौन रिलीज करता है? किडनी ही रिलीज करवाती। ओके, सो रेनिन रिलीज होगा और क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। जो 2 है ना जो वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करके वहाँ से एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाएगा और एल्डोस्टेरॉन रिलीज होकर क्या करेगा? ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करेगा DCT का। अब किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन करता है? यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, अब जैसे ही वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम भी तो ज़्यादा होगी ना, तो ये जो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हुई है, ब्लड फ्लो तो हार्ट तक भी हो रहा है। ठीक है, तो हार्ट तक भी ब्लड पहुंचेगा, तब ये ज़्यादा वॉल्यूम में ब्लड पहुंच रहा है ना, तो वहाँ क्या होगा? एट्रियम में एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर होता है जो वेजोडाइलेशन करवाएगा और वापस से जो है VP कम होगा। तो ये एज अ फीडबैक वर्क करता है रास जैसे, क्योंकि रास जो है वो VP को बढ़वा रहा था और ये यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम करवाएगा। ठीक है, अब हम और रेगुलेशन देखेंगे किडनी फंक्शन का। अब हम बाया हाइपोथैलेमस देखते हैं। देखो बहुत ज़्यादा जैसे ही लॉस हुआ फ्लूइड का तो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। ठीक है, रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो जो हाइपोथैलेमस है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वो रिलीज करेगा। अब ये रिलीज होकर क्या करवाएगा पता है? ADH जो लेटर पार्ट होते हैं ना ट्यूब्यूल्स के, मीन्स DCT और कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, जैसे ही एक बार ब्लड वॉल्यूम बढ़ी रिसेप्टर्स जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने 2 मेथड देखी, एक रास देख लिया और एक हमने सीधे हाइपोथैलेमस से देख लिया है। अब मिक्सचुरेशन कैसे होता है? हमारा जो यूरिन है वो पता है सबको ब्लैडर में स्टोर होगा। जैसे ही स्टोर होता जा रहा है वहाँ पे ना स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगे होते हैं। जब एक टाइम पे पूरा फुल भर जाता है तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और वॉलंटरी सिग्नल जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। हमको इच्छा होती है ना मिक्सचुरेशन करने की, तो ये वॉलंटरी सिग्नल जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मोटर सिग्नल्स पास करेगा स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर को। ठीक है, जो स्मूथ मसल्स है ब्लैडर की वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और जो हमारा यूरिन
यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो रिलीज करेगा। देखो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और स्फिंक्टर रिलीज करेगा। खुद मन से सोच लो, ऐसा होगा तभी है तो मिक्सचुरेशन हो पाएगा। तो इसमें जो यूरिन है उसकी pH 6 होगी। दो टर्म्स है, ग्लाइकोज यूरिया मीन्स यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, कीटोन यूरिया मीन्स यूरिन में कीटोन बॉडीज आ रही हैं। अब ये डायग्राम दिया है, ये डायलिसिस का है। देखो हम जो है वेन से ब्लड निकालते हैं, ठीक है। अब क्लीनिंग के लिए ये हम ब्लड निकाल रहे हैं। यहाँ पे आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर लगा हुआ है। यहाँ से फेरन का इन्फ्यूजन भी चल रहा है ताकि कोएगुलेट ना कर जाए ब्लड, ठीक है। ये मान लो ये ब्लड पंप है हमारा और ब्लड सीधे यहाँ पे डायलाइजर में आ गया है। डायलाइजर में आ गया। यहाँ पे मेम्ब्रेन, फिल्टर मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि ब्लड को फिल्ट्रेट करेंगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, जितना भी हमारा डायलाइजिंग सॉल्यूशन यूज़ होता जा रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से जो हमारा फ्रेश सॉल्यूशन वो वापस डायलाइजर में आता जाता है। अब यहाँ पे फिल्टर हो गया है ब्लड तो ये वापस लौटेगा। यहाँ पे वेनस प्रेशर मॉनिटर है जो कि प्रेशर मॉनिटर करेगा, क्योंकि हमको जैसा बॉडी में सेम प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कोई एयर ट्रैप और डिटेक्टर होता है, जहाँ पे कोई भी एयर आ रही है तो यहाँ पे ट्रैप हो जाए और वापस हम जो है वेन के थ्रू बॉडी में भेज देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एक मिनट, ओके। हम यहाँ पे अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और फंक्शंस मींस किडनी के अलावा कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है और उनके फंक्शन क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लंग्स जो है, लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज कर रहे हैं। कितना, 200 ml पर मिनट एक्सक्रीट करते हैं। लीवर से क्या एक्सक्रीट होता है, जो भी बाइल पिगमेंट्स है जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन और कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है, विटामिन, ड्रग्स, ये लीवर एक्सक्रीट करेगा। स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो कि NaCl, यूरिया, स्मॉल अमाउंट में यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये सब रिलीज करेगी। जैसे वो जो हमको पसीना आता है ना उसमें ये सब होता है, इसलिए वो हमको ये जो है कूलिंग इफेक्ट देगा, ठीक है। जो सेबेशियस ग्लैंड है वो ऑयल रिलीज करती है जिसमें स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस होते हैं। सलाइवा जो है, सलाइवा से बहुत छोटे से अमाउंट में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एक्सक्रीट होता है, ठीक है। अब कुछ एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर्स हैं जिसके हम फीचर्स देख लेंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। रीनल कैल्कुलाई हम स्टोन को बोलते हैं। स्टोन क्या है, डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टलाइज्ड ऑक्सलेट सॉल्ट्स इन किडनीज। यूरेमिया क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, जिससे क्या होगा, किडनी फेलियर के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ब्लड को फिल्टर तो किडनी कर रही है ना, तो इतना ज़्यादा यूरिया ब्लड में किडनी में आ रहा है, इसलिए हमको हीमोडायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। किडनी फेलियर में क्या होता है, ट्रांसप्लांट ही एक अल्टीमेट मेथड है करेक्शन का। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको दूसरा भी चैप्टर चाहिए मुझे कॉमेंट में लिख के बताओ कि दीदी ये चैप्टर पढ़ा दो, मैं वो चैप्टर की वीडियो आपको ज़रूर डालूंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहो।